अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में मैं जिन मौज़ूआत पर बात करूँगा उसमें सबसे पहले तो लाहौर में पेश आया वाक़या जिसमें 2 फ़ॉरेनर ख़वातीन के साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आया और एक बड़ी अहम शख्सियत की उसमें इन्वॉल्वमेंट की खबरें चली। आप बहुत कुछ सुन चुके हैं। कुछ बातें मेरे नोटिस में हैं जो मेरे ख़्याल में अभी तक नहीं कही गई, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और इसी वाक़े से जुड़ा एक दूसरा मौज़ू ये भी कि बहुत से सहाफ़ी ये सवाल करते हैं कि ये मामला सीसीडी को हवाले किया जाए। इस सवाल के पीछे क्या ज़हन है और असल सूरत हाल क्या है? सीसीडी ने अब तक क्या फ़र्क डाला है पंजाब में क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से? इसी तरीके से मैं इसी से कनेक्टेड ये बात करूँगा कि इसी वाक़ये के हवाले से एक साहब हैं, सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं। उन्होंने लिखा जी कि रेप के केस में कोई माफ़ी नहीं होती पाकिस्तान में। मैंने ये देखा कि बहुत ही काबिल एहतराम सीनियर कानूनदान भी ये बात करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, झूठ है। मैं आपके सामने हक़ाइक़ रखता हूँ, दुरुस्त सूरत हाल क्या है। लिखी हुई बात नहीं होती, बात होती है प्रैक्टिस क्या है। और हमें शर्म आनी चाहिए कि हम लोगों को झूठ बताते हैं सिर्फ एक अपनी प्रोफाइल बेहतर करने के लिए, या बाद औक़ात हुब्बल वतनी के जज्बात इतने गालिब आ जाते हैं कि अपने प्यारे वतन पाकिस्तान का अच्छा चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए हम झूठ बोलते हैं। हम सच के ज़रिए भी अच्छा चेहरा दिखा सकते हैं। हम अगर ये बात भी करें कि कोशिश की जाए बाज़ चीज़ों को बेहतर बनाने की, तो वो भी एक अगर पाकिस्तानी ये बात कर रहा है तो उससे अल्टीमेटली पाकिस्तान का चेहरा जो है बेहतर चेहरा सामने आएगा। लेकिन हम लाहौर के वाक़े से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इस वाक़े में तफ़सीलात में मैं नहीं जाऊँगा, आप सुन चुके हैं। 2 ख़वातीन जिनका कुछ पाकिस्तानी लोगों से क्रिप्टो के हवाले से कोई कारोबारी डीलिंग थी, उनको किसी एक शख्स ने जो कि दुबई में मुकीम होता है बेसिकली, उसने इनवाइट किया पाकिस्तान किसी मामले के हवाले से। कोई बिज़नेस डील थी, किसी तरह का कोई इख्तिलाफ़ नहीं था। और ये फैक्ट्स हैं जो मैं अब तक बोल रहा हूँ। जहाँ पे मैं कहूँगा कि एलिजेडली ये बात है तो मैं उस पे मुबैना तौर पे कहूँगा, ये फैक्ट्स हैं कि किसी तरह का कोई तनाज़ा ख़वातीन के पाकिस्तान पहुँचने के वक़्त तक नहीं था, इख्तिलाफ़ कोई भी नहीं था। यहाँ पहुँचने के बाद जो कुछ आगे हुआ वो आप सुन चुके हैं। वही शख्सियत जिसने उनको ख़वातीन को बाहर से बुलाया, वो उनको मुख्तलिफ मकामात पर लेके गई और उन्हीं जगहों पे जो है वो रेप का वाक़या पेश आया। और पैसों का मुतालबा भी हुआ, उस वजह से उनको राब्ता करवाया गया। उनका ख़्याल था कि शायद बाहर से जो पैसे आएंगे डॉलरों में, वो लाखों में डॉलर होंगे और पाकिस्तान में करोड़ों होंगे, तो शायद इसलिए उन्होंने राब्ता करने की इजाज़त दी। अब आगे वाले लोग जो बाहर बैठे थे वो शायद ज़्यादा शार्प थे, ज़्यादा क्विक थे। उन्होंने एक कानूनी तरीक़ाकार इस्तेमाल किया और फिर आगे कहानी चली और वो आपके सामने है। मैं इसमें जो चंद बुनियादी बातें सामने नहीं आई, क्योंकि बहुत ही काबिल एहतराम बड़े अच्छे काबिल सहाफ़ी लाहौर से इसको कवर कर रहे हैं, मुसलसल कवर कर रहे हैं। और मैं भी एक-एक चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादातर पुलिस के लोगों से। जो चीज़ें मुझे समझ आईं और जो चीज़ें मेरे ख़्याल में रिपोर्ट नहीं हुई, इसलिए नहीं कि किसी ने मिस किया, शायद बाद लोगों ने उसको अहमियत नहीं दी। पूरी बात आज जो पुलिस अफ़सर हैं इस सारे मामले को देख रहे हैं ऑपरेशंस के, जो फैसल कामरान हैं, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसकी रिपोर्टिंग के बाद से भी अब तक एक बुनियादी चीज़ जो नज़र आती है वो यही है कि हुकूमत और लाहौर पुलिस का कोई मामला था और ये आपस में डील कर रहे थे। और हुकूमत ने कुछ नहीं कहा और लाहौर पुलिस ने अपने तौर पे किया। सही किया या गलत किया मैं उस बहस में नहीं जा रहा। ये ऐसे लगता है कि ये 2 मेन पार्टीज़ थी, नहीं ऐसा नहीं है। आईएसआई मतलब इंटेलिजेंस एजेंसी पहले वक़्त से ही मेन पार्टी थी इस सारे गेम में। और उसकी एक बड़ी बुनियादी सी वजह है, पता नहीं क्या वजह है। बुनियादी वजह जो है वो पता नहीं क्या है, वो यही है कि वो एतमाद नहीं करते कभी भी। इसको सदर है वो नेशनल कोई एक सिक्योरिटी तो नहीं कहना चाहिए, कोई प्रेस्टीज का मामला शायद ले रहे थे कि उन्होंने पहले लम्हे से ही द मोमेंट उनको पता लगा कि फ़ॉरेन ख़वातीन इन्वॉल्व हैं तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए। पहली बात ये अभी तक मैंने कहीं सामने नहीं देखी। अच्छा, आईएसआई यहाँ पे इन्वॉल्व हुई नंबर 1। ये बात सही कहते हैं फैसल कामरान के वज़ीर आला ने इनको हदायत दी कि आप मेरिट के मुताबिक करें, लेकिन वज़ीर आला भी आईएसआई के अफसरान के साथ इस मामले पे राब्ते में थी। जिस तरीके से भी राब्ते में थी, बराह रास्त या किसी के ज़रिए, बहरहाल कम्युनिकेशन हो रही थी। और सबसे अहम बात जो है
वो ये कि जो मैं हैरान हुआ, और यकीनन शायद ये फैसल कामरान साहब बहुत ज़हीन आदमी हैं, यकीनन उनकी ये ज़बरदस्त मैनेजमेंट थी, या फिर उनको ये वाला प्लान भी किसी एजेंसी ने बना के दिया, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त प्लान था। क्योंकि कहानी में बहुत कुछ है। जो कुछ पुलिस के अफसरान सहाफ़ियों को ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी तो मैं मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, बाद में उसकी खबरें देखी, तो मुझे पता था कि क्या कहा जाएगा, लेकिन जब हो गई तो जो मुझे पता था वो नहीं कहा गया। बिल्कुल एक डिफरेंट कहानी सामने आई। जो असल कहानी थी, वो जो बताया जा रहा था पुलिस की तरफ से, वो यही फीड थी कि जो ख़वातीन हैं ये 2 नंबर हैं, ये मतलब है कि फ्रॉड करती हैं, ये इस सारे मामले में इन्होंने 2 नंबरी की है, और अगर बच्चों से कोई गलती शलती हुई है तो वो अलग बात है, लेकिन ये ख़वातीन जो हैं ये बिल्कुल गलत हैं। और इस हवाले से उनके पास उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी भी कर ली थी। अब ये बातें बताई जानी थी, लेकिन ये नहीं बताई गई, और इस सारे मामले को सियासी तौर पे हल किया गया। यानी कि अगर वो वाली बातें जो हमारे जियो के बाज़ दोस्तों ने कहने की कोशिश की ढके छुपे अल्फाज में, लेकिन जो है वो ऐसे लगा कि वो चीज़ बिकेगी नहीं। अब यहाँ पे एक दूसरा नुक्ता जो रिपोर्ट नहीं हुआ, वो ये है कि जो आईएसआई है वो इसको ताकत के जोर पे ही हल करना चाहती थी, ये फैक्ट है। लेकिन इसका दूसरा पहलू जो है वो मेरा तबसरा है कि यकीनी तौर पे फिर उनको मुतमिन किया गया या कायल किया गया कि नहीं, इसको आप हमें सियासी तरीके से हल करने दें, और फैसल कामरान साहब सामने आके चेहरा बने। जो भी वो बात बता रहे थे वो उनमें से कोई बात भी मेरा नहीं ख्याल कि हकाइक के करीब तर भी है, या जो हकाइक तराशे गए या बनाए गए, या जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस की हद तक की गई। अब बात क्या है फिर? मामला ये है कि जैसे ही ये वाकया सामने आया और पता लगा कि अब बात ये निकलेगी, ये बात रुक नहीं सकेगी, तो सबसे अहम बात वो मामले को कंट्रोल किस तरह से करना है, ये इब्तिदा में ही हिकमत अमली बना ली गई, और इब्तिदा में ही आईएसआई को भी कायल कर लिया गया कि इस ट्रैक पे चलना है। अब वो ट्रैक क्या था? वो ट्रैक साफ ज़ाहिर है किसी भी तरीके से बच्चों को अल्टीमेटली केस में किसी भी हवाले से बचाना था। इसके अलावा और क्या हो सकता है वो ट्रैक? अब बचाने के हवाले से मैंने ये देखा, मैं जियो के चंद लोगों के तबसरे देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि पंजाब हुकूमत बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही थी, वफाकी हुकूमत बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही थी। यकदम बड़ा ज़बरदस्त जो है ना उनका इमेज सामने आया है, और वो कब आया है? वो इस वाक्य के फ़ौरन बाद आया है। ये देखें, ये होता है फ़ायदा मीडिया हाउस अपने पास रखने का और सहाफ़ी अपने पास रखने का। ये नहीं कि दुनिया का कभी तरीन वाक़या पेश आ गया और मीडिया इसके ऊपर, ख़ुसूसन जियो न्यूज़ के लोग सोशल मीडिया के ऊपर उसको, हुकूमत को हीरो बना के पेश कर रहे हैं कि देखो जी उन्होंने अपना मुंडा सी, उन्होंने पुलिस ਨੂੰ आख्या तुसी मैरिट ते काम करो, और उसी वक्त गिरफ्तारी हुई और सारा कुछ। इसमें समझने की बात क्या है? सादा सी बात है कि इस मुल्क में, इस रीजन में, इस जगह पे अंग्रेज़ कुछ अरसा रह कर गया है, एक प्रोसीजर बना गया है, एक प्रोसेस बना गया है। उस प्रोसीजर और प्रोसेस में हर किसी को गुजरना पड़ता है अगर कोई गलत मामला हो जाए तो, अगरचे उसको मैनिपुलेट और मनूवर किया जाता है ताकत के ज़रिए। आप एक लम्हे को रुक कर गौर से सोचें कि अगर इस सारे मामले में इसहाक डार साहब का नवासा जिसका नाम आ रहा है, जिसके बारे में जो जो आगे वाक़यात हुए उनकी तफसीलात का मुझे नहीं पता, जितना पता है मैं एक दो पॉइंट्स रह गए हैं वो आपके सामने रखूंगा, लेकिन आप इस सवाल पे गौर करें कि अगर वो गिरफ्तार ही ना होता तो क्या ये मामला सेटल हो सकता था? जिस तरीके से जनरल आसम मुनीर के एक करीबी शख्स जिनको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जज लगाया गया, उनके बेटे ने 2 नौजवान बच्चियों को गाड़ी के नीचे कुचल दिया। गाड़ी से मुराद वही जो चोरी की और नॉन कस्टम पेड गाड़ी, एक सुप्रीम कोर्ट भी नहीं किया, पता नहीं वफाकी आइनी अदालत, बहरहाल जो भी है, आला तरीन अदालत के जज के इस्तेमाल में थी। तो वो ये तो नहीं हुआ, एक दफ़ा बेटे को पुलिस की कस्टडी में दिया गया। इससे पहले के भी आप बीसियों वाक़यात देख लें जहाँ पाकिस्तानी एलीट जब इन्वॉल्व हुई मर्डर में, किलिंग में, कत्ल गारत में, तो एक दफ़ा गिरफ्तारी होती है। अगर गिरफ्तारी होगी तो वो मामला ख़त्म होगा, एक प्रोसीजर जो चल रहा है। उससे पहले तो खैर प्रोसेस और प्रोसीजर भी नहीं होता था, मतलब अंग्रेज़ के आने से पहले ये जो लोग नारे मारते हैं आज़ादी के और हमीयत के और ख़ुददारी के,
हकीकत यही है कि इस जगह के ऊपर ताकतवर का ही कानून था और ताकत ही चलती थी और ताकतवर को कत्ल और हर चीज़ माफ़ होती थी। अंग्रेज़ के कानून के बाद भी ताकतवर ताकतवर रहा, लेकिन बाज़ केसेस में सज़ा भी हुई, लेकिन बहुत से मामलात में अकाउंटेबल भी ठहराया गया। उससे पहले तो कोई कानून ही नहीं था। अब ये तारीफ़ की मुझे समझ नहीं आई जो जियो के लोग कर रहे थे कि जी देखें जी, मतलब मेरिट पे काम हुआ है। हमें साफ ज़ाहिर है कि जब आपने निकालना है केस में से, तो आपने एक दफ़ा गिरफ्तारी करवानी है, गिरफ्तारी कराएंगे तो मामले से निकालेंगे। जो सबसे अहम बात रिपोर्ट नहीं हुई और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने सब लोगों को बार बार देखा और सुना, उसमें एक तो ये एजेंसी वाला पहलू नहीं था और दूसरी सबसे अहम बात, जो बयान का एक हिस्सा सामने आया, जो सब ज़रा जिस तरह भी आया वो छोड़ें आप, जो मुकम्मल बयान है, उसके अंदर फोकस सिर्फ एक बात पे था। पुलिस अफसर का नाम मैं बार बार ले चुका हूँ, जो भी उसको लीड कर रहे थे, अब पता नहीं उनको लीड करने वाले यकीनन और थे। वो वन पॉइंट था कि अब साफ ज़ाहिर है कि ये बात समझ आ गई थी कि जिस बंदे का नाम वो निकलवाना चाहते हैं सारे मामले में से, वो तो नहीं निकल सकता, क्योंकि वो मेन करेक्टर है ख़वातीन के मुताबिक। ख़वातीन फॉरेनर हैं, उनको पूरी तरह कायल नहीं किया जा सकता। तो बड़ी घोड़े दौड़ाने के बाद सोच के वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इनसे किसी तरीके से ये बयान लिया जाए या इनकी तरफ से लिख दिया जाए कि वो जो रेप का अमल था उसमें वो बंदा, वो खास बंदा जो भी है, आई डोंट नो कौन है, जो अहम तरीन बंदा है, वो शामिल नहीं था। बस ये उनसे ले लिया जाए, बाकी फिर हम संभाल लेंगे। बाकी मतलब है कि जो कारोबारी मामला, लड़ाई झगड़ा फसाद, वो बुलाया गया, ये किया, वो किया, अगवा किया, वो साफ ज़ाहिर है कि जब मुद्दई नहीं होगा या जो भी सूरत हाल होगी वो हम संभाल लेंगे। ए गल विचू कड्डो किसी तरीके नाल। तो वो ऑब्जेक्टिव मोहतरम जनाब फैसल कामरान साहब की मतलब सरबराही में ये अचीव कर लिया गया था और इस हवाले से सहाफ़ियों को बताया भी गया। मतलब है कि बाकायदा वो हुई और ये मैं हैरान हूँ। आज मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी चीज़ें सामने आई, कल के दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट थी। वो चीज़ें सामने लाई गई और ख़ुद से अपने आप को पेश किया गया ताकि थोड़ा सा जो कंट्रोल है गुस्से को, लोगों को, वो किया जाए। ये इसकी एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट थी मामले की। जो कहना चाहते थे, जो उनके पास कुछ चीज़ें उन्होंने बनाई थी, पैदा की थी, वो सामने नहीं लाए पूरे तरीके से। ये दो बुनियादी बातें, एक तो एजेंसी का रोल वो सारा मैनेज करना, और दूसरा वो बुनियादी तरीन लफ्ज़ उनसे मुंह से निकलवाना, या पता नहीं निकलवाया भी है या नहीं निकलवाया, बहरहाल वो रिकॉर्ड में आ गया। और वो चाहे पाकिस्तान का झंडा लेकर पाकिस्तान से बाहर गई हैं या नहीं गई, हकीकत यही है कि मामले को सेटल इब्तदाई 24 घंटे में, या मतलब आप कह रहे हैं 48 भी नहीं, 36 घंटे में कर लिया गया था। बाकी सिर्फ फिर अब वो थी। अब ये इसकी असल सूरत हाल थी। बाकी तफसीलात काबिल एहतराम सहाफ़ी वहाँ से रिपोर्ट कर चुके हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्ट्स हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद मेरे नोटिस में शायद नहीं आई, ये नहीं थी सामने, ये मैंने आपके सामने रखनी थी। इसमें जब एक सवाल उठा, मैं वो अब दूसरा नुक्ता डिस्कस करना चाहता हूँ कि जी आप CCD को केस क्यों नहीं देते। CCD को देने से मुराद ऑफिशियली वो जो भी कहते हैं, आप सब लोग अब जानते हैं कि मरीम नवाज़ जब से वज़ीर आला बनी है, तो उन्होंने ये एक स्पेशल सेल बनाया, सुहेल ज़फ़र चट्ठा पुलिस के अफसर उनकी सरबराही के अंदर, और इसका मकसद ये था कि जी क्रिमिनल जिनके ऊपर संगीन जराइम हो, उनको फौरी तौर पे पकड़ के ख़त्म कर दिया जाए, चूँकि हमारा अदालती निज़ाम काम नहीं करता और उसके ज़रिए सज़ा दिलवाना मुमकिन नहीं होता, तो आप करते जाएं। मैंने आपको उस वक़्त भी अर्ज़ किया था, मैं अब भी कर रहा हूँ, मैं आइंदा भी आपके सामने ये बात रखता रहूँगा कि नाअहल हुक्मरान, जो पापा का प्रिंस या पापा की प्रिंसेस, दोनों, मुझे किसी ने कहा कि जब आप पापा की प्रिंसेस कहते हैं तो ये थोड़ा सा हो जाता है कि आप शायद खातून होने की वजह से कर रहे हैं। मैं तो हमेशा मैं तो कामयाबी की अलामत ये समझता हूँ हमारे माशरे की कि ख़वातीन हर शोबे में आगे आएँ और लीड करें, क्योंकि वो बेहतर काम कर सकती हैं, अच्छे फैसले कर सकती हैं। और कोई भी सियासत में आए, मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ। मरीम नवाज़ के हवाले से भी मैंने हमेशा एक मस्बत जो है वो बात की, लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो चीज़ वो नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, जो नाअहली उनमें है वो है। तो ये चीज़ मैंने पहले दिन आपको अर्ज़ की और बार बार करता रहूँगा, और आपके भी समझने के कि जो नाअहल हुक्मरान, जब शौक़ होता है ना जी पापा मैं वज़ीर आज़म बनूँगी, मैं वज़ीर आला बनूँगी, तो अब उनका फिर काम वो आगे कैसे चलाते हैं। अब उनको आता जाता कुछ नहीं होता, विजन उनके पास कोई होता नहीं, तो वो फिर इसी तरीके से होता है जी कि अब रेवेन्यू जनरेट कैसे करना है। अब रेवेन्यू जनरेट जो है वो करने के
हज़ारों तरीके हैं। आप ऐसे ऐसे इकदामात ले सकते हैं कि सिर्फ ताकतवर से आपने मुकाबला करना है, उसका जो गुस्सा है वो बर्दाश्त करना है, रैत उसकी बर्दाश्त करनी है कुछ अर्सा, और आप बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के ऊपर एक इनकलाब बर्पा कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खड़ी करके, कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी खड़ी करके। लेकिन नाहल हुक्मरान क्या करते हैं, वो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा गरीब आवाम क्या इस्तेमाल कर रही है। गरीब आवाम, मेरा जोर नहीं है, मेरा जोर इस बात पे है ज़्यादा तादाद में आवाम, तो तादाद में आवाम गरीबी होती है, वो सबसे ज़्यादा क्या चीज़, दो तीन आइटम क्या इस्तेमाल कर रही है, जो कि करने ही करने हैं उसने ज़िंदा रहने के लिए, वो उसके ऊपर फिर टैक्स लगाती है, उसकी कीमत बढ़ाती है। ये एक बुनियादी तरीका होता है किसी भी नाअहल हुक्मरान का, कि वो टैक्सेशन ऐसे आइटम पे करती है जो कि बहुत ज़्यादा इस तादाद में आम लोग इस्तेमाल करते हों। जिस तरह मिसाल आता है वफाकी हुकूमत करती है, जो जब उनके पास कोई भी ज़रिया नहीं रहता, तो जो फ्यूल है, फ्यूल ने इस्तेमाल होना ही होना है, वो उसकी कीमत जो है वो बढ़ा देती है। फ़ौज को पैसों की ज़रूरत होती है, वो पेट्रोलियम पे लेवी लगवा के अपना 400-500 अरब जो है वो साइड पे, 1000-1200 अरब साइड पे कर लेते हैं। 5-6 अरब उनको डॉलर की ज़रूरत होती है अपनी अय्याशियों और लल्लों तल्लों के लिए बैरून ममालिक में, तो वो बड़े आराम से इस तरीके से पूरा कर लेते हैं। एक ये होता है। दूसरी चीज़ ये होती है, वो कहते हैं जी क्राइम तो बहुत बुरी बात है, अभी क्राइम तो नहीं होने चाहिए ना, तो क्राइम का हल फिर यही होता है, वो पकड़ते हैं, वो ड्यू प्रोसेस से भागते हैं, वो कानून नाफज करने के लिए कानून तोड़ते हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के मारते हैं। और ये सब कुछ CID जो CCD है वो सुहेल ज़फ़र चिट्ठा साहब की क़यादत में कर रही है। मरीम नवाज़ के इस प्रोजेक्ट को जनरल आसिम मुनीर की फ़ौज की पूरी हमायत हासिल है। इसी तनाजुर में लोग कह रहे थे कि जी आप इनको CCD के हवाले क्यों नहीं करते। अब ये करने वाले सवाल साफ ज़ाहिर है कि इसमें तो पॉलिटिकल बायस भी होता है। जो मेरा वाक़या मैंने बयान किया, आपको मेरा बायस है या नहीं वो आपको सामने नज़र आ गया होगा। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि जब आप एक चीज़ को गलत कहते हैं तो वो हर हवाले से गलत है, वो किसी के लिए भी गलत है। मैं समझता हूँ ये बात, इस तरह से बात करना किसी हवाले से भी वो इसलिए भी गलत है कि मुझे पता है कि इस वक्त पंजाब हुकूमत की और पंजाब पुलिस की जो सबसे बड़ा फोकस है, और ख़ुसूसन मरीम नवाज़ के जो लोग मैनेजमेंट के अंदर हैं, उनके ऑफिस के डाटा को कंट्रोल करना, क्राइम के डाटा को। पंजाब में क्राइम किस हद तक बढ़ चुका है आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। अब वो बेसिकली, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सिर्फ मरीम नवाज़ वज़ीर-ए-आला बनी है तो बढ़ गया है। वो सब दे रहा है कि जब भी सोसाइटी के अंदर इस तरह से डिक्लाइन आता है और इकॉनमी इस तरह मतलब तबाही और बर्बादी का शिकार होती है, महंगाई, बेरोजगारी, लॉलेसनेस होती है, तो क्राइम ऑटोमेटिकली बढ़ता है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, सिर्फ इसमें मरीम नवाज़ को मैं मुर्दे इल्ज़ाम नहीं उठाऊंगा, लेकिन क्राइम ऊपर जा रहा है। लेकिन डाटा ये नहीं शो कर रहा, क्योंकि पूरी पुलिस की जो असल तवज्जो है वो बराए क्राइम को कंट्रोल करने के, वो डाटा को कंट्रोल करने के ऊपर है। ये काम SHO लेवल के अफसरान जो है उनके ज़रिए मैनेज किया जाता है कि ये चीज़ आपने दर्ज करनी है, ये नहीं करनी, ये इस तरीके से करनी है, इसको इस मद में देखना है, इसको इस तरह से रखना है। वो डाटा को सामने नहीं आने देते। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे रेप के लोगों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाती है, कोई शख्स जो है रेप के किसी मुल्ज़म के हक में एक जस्टिफिकेशन भी लेके आए, वो इंसान कहलवाने के भी हक में नहीं है। लेकिन बुनियादी तौर पे कानून की अमलदारी का मतलब भी ये होता है कि एक शख्स है सामने आए, ये बड़ा गंदा लगता है जी, छोटी सी बच्ची के साथ रेप किया है, अरे जो भी किया है पूरी दुनिया को बताओ ताकि असल चेहरा नजर आए। जब प्रॉब्लम खुल के सामने आती है तो तब उसका हल कौमें तलाश करती हैं और फिर उस हल को तक पहुंचती हैं, उस हल को इम्प्लीमेंट करती हैं। वो जब अदालत में पेश हो तब पूरी दुनिया को पता लगे, वो जिस जिस पेशी पे आए वो जिस मोहल्ले में रहता है उसके एक एक आसपास रहने वाले के इंटरव्यूज चलें, उसके घर के अफराद के इंटरव्यूज चलें, वो तमाम जगहों जहां जहां वो उठता बैठता था वहां वो दिखाई जाए। ये अवेयरनेस क्रिएट करती, ये प्रोसेस होता है एक सोशल रिफॉर्म का, बेहतरी का, और कानून की पूरी तरह से अमलदारी हो, जब पूरी तरह उसके खिलाफ केस एस्टेब्लिश हो जाए और वो एक सज़ा उसको जो भी सुनाई जाए वो मिले। ये पूरा अमल मुआशरे के लिए एक सबक का पहलू होता है। जो जाहिल लोग होते हैं वो यही करते हैं जो आपके सामने मरीम नवाज और CCD कर रही है। आप उठा के देख लें कि कितने वाकयात बढ़े हैं, तबाही मची हुई है, तबाही मची हुई है, जो मतलब है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस तरीके से ये मामला जो है औरत के खिलाफ जराइम, खुसूसन रेप के वाकयात और रेप करके कत्ल करने के वाकयात में इजाफा हुआ है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, ये पिछले सिर्फ 2 सालों में CCD के दौरान। और आपके सामने मतलब है कि डाटा नहीं है, डाटा को छुपाया जाता है। अब क्या किया जाए, इस चीज़ का कोई हल नहीं है।
मैं आपके सामने ये बात क्यों कह रहा हूँ कि ये जो खवातीन के खिलाफ क्राइम का मामला किस हद, अब मैं मिसाल देता हूँ, बड़ा अफसोसनाक वाकया कल पेश आया इस्लामाबाद में भी। साफ ज़ाहिर है कि हम जो फोर्सेस हैं, आर्मी की वजह से पाकिस्तान फ़ौज की जो गंदी हरकत हैं पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़, कश्मीरियों के ख़िलाफ़, पख्तून अवाम के ख़िलाफ़, बलोच अवाम के ख़िलाफ़, और उसकी वजह से हम तनकीद करते हैं। लेकिन वो बेचारे एयरफोर्स के एक बड़े ज़बरदस्त अफसर इस्लामाबाद में, वो अब देखें कि वो कल शहीद हो गए वहाँ पे। कितना अफसोसनाक वाक़या, एक बहादुर शख्स जिसने एक लड़की को बचाने के लिए मतलब है कि हिम्मत की। जो अच्छे लोग हैं उनको बिल्कुल सराहना चाहिए, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि उसके अंदर भी बेहतरीन तर्ज अमल यही था कि वो उसको पुलिस को इन्फॉर्म करते। एक जान का चले जाना बहुत ही खौफनाक है, लेकिन उस उनकी कुर्बानी को भी सलाम, और हमें सीखना भी है इस चीज़ से कि इस तरह की सूरत हाल को कैसे हैंडल करना है। मेरा पॉइंट क्या है कि उनकी शहादत की वजह से एक बड़ी मेन स्टोरी छुप गई, तो जो पाकिस्तानी मर्दों को अखीर आई हुई है ना। हालांकि ये वाकया इस्लामाबाद में हुआ है। अब ये देखें कि वो शख्स जो है वो उस लड़की को पहले भी कहीं लेके जाता है ऑफिस वगैरह, तो उस दिन वो लड़की को किसी मुख्तलिफ डायरेक्शन में लेके जा रहा है। अब क्यों जा रहा है मैं उसके ऊपर तबसरा नहीं करता, आप सब लोग समझते हैं। अब वो लड़की को मुख्तलिफ डायरेक्शन में लेके जा रहा है और साथ में गन है, उसके पास वेपन है। आप समझ रहे हैं कि वो अगर वो लड़की इनकार करती तो वो उसके साथ किस हद तक जा सकता था। अब ये अखीर उसको आई हुई थी, और वो वेपन जो है वो इन काबिल एहतराम अफसर पे जो इस दुनिया में नहीं रहे, शहीद हो गए, उन पे चल गया। अब बात क्या है, इसी तरीके से जो हम वाकया डिस्कस कर रहे हैं जो लाहौर में पेश आया, अब उसके अंदर भी देखें कि अब वो जो भी मामला है, हालांकि इन्होंने कहानी बनाई हुई थी कि जी किस तरह फ्रॉड किया, खवातीन फ्रॉड है, ये वो है। अब वो मामला जो है, अब उस अगर फ्रॉड है तो क्या उनका मतलब है रेप कर दें आप लाके उनका, मतलब क्राइम ऑफ रेप हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द वे। जो पुलिस ऑफिसर्स हैं इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो रेप हुआ है वो ज़बरदस्ती और वो एस्टेब्लिश्ड है। जो लोग इन्वॉल्व हैं या बाकी उसकी जो भी डिटेल है वो छोड़े, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये देखें कितनी अखीर कितनी आई हुई है। पाकिस्तानी मर्द ये हर रोज़ाना की कहानियाँ सुना के उठा के देखें आपको, तो यही वाली चीज़ आपको फैलती हुई नज़र आएगी, ये तमाम कार्रवाइयों के बावजूद। तो ये CCD का ये मामला होता है। इसी हवाले से एक कानून भी पढ़ा हुआ है उन्होंने, और एंकर वगैरह मीडिया पे, अब मैं क्योंकि फजूल बहस नहीं चाहता, मैं नाम नहीं लेता। अब उन्होंने लिखा जी कि कोई, अब वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये एक मौका आता है, आप मुसलसल उठा के और तारीफ़ें कर के अंधे आंखें बंद करके फिर आप आता नहीं, अब मैंने कोई ऐसी बात लिखनी है कि मैं थोड़ा सा अपने आप को वो न्यूट्रल साबित करने की कोशिश करूं। और जब ऐसा बंदा होता है, जब झूठ लिखते हैं तो फिर आप हर बात, आप सच लिखना भी चाहें तो आप झूठ लिख देते हैं। अब वो क्या लिख रहे हैं कि जी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक रेप के अंदर कोई माफ़ी नहीं है, इस्लाम में रेप की कोई माफ़ी नहीं है। अरे यार, क्यों क्यों बेवकूफ़ बनाते हो लोगों को? सच बोले ना, सच क्यों नहीं बोल सकते हम लोग? सच ये नहीं है, बिल्कुल माफ़ी है। इस तरह से फजूलियात बकने से और लोगों को गुमराह करने से मुआशरा, सिस्टम, निज़ाम मज़ीद कमज़ोर होता है। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये कसास दियत के कानून की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि जब कोई बंदा मर जाए अगर, तो उस सूरत में ही जो फैमिली, इस्लाम सिर्फ इतनी बात कहता है, नहीं ये बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखें लिखी हुई बात और होती है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट क्या हो रहा है वो डिफरेंट बात होती है। जहां पर भी, अब रेप में ज़्यादातर वो बच्ची को मार देते हैं बाद में, जब भी रेप होता है साफ उन्हें पता होता है सजा होगी। अब वो जब बच्ची को मार देते हैं तो कत्ल हो गया, जब कत्ल हो गया तो रेप कौन कर रहा है? ताकतवर बंदा कर रहा है। अब वो प्रेशराइज करता है ISI के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए, जो विक्टिम फैमिली है उनका बाप को भी मानना पड़ता है 2-4 दिन के अंदर। वो उनको या अपनी भी मौत नज़र आ रही होती है या फिर उनको मतलब कंप्रोमाइज़ पे तैयार होना पड़ता है। अब उनसे माफ़ी ले ली जाती है। ये फजूल एक बहस करते हैं कि देखें जी वो कत्ल की माफ़ी है, रेप की नहीं है। अरे जब वो पीछे हट गए तो रेप वाला केस तो खत्म हो गया ना। जब जो पार्टी मुद्दई है वो ही नहीं रही, गवाही सारे चले गए, तो उसमें कार्रवाई क्या होनी है? केस खत्म हो जाता होता है। झूठ बोलते हैं ये लोग। आप कत्ल के मामले को छोड़ दें, सिर्फ रेप के ऊपर आ जाएं। जब रेप के अंदर कंप्रोमाइज हो जाता है तो वो कहते हैं जी कानून के मुताबिक जो है ना वो पाकिस्तान में माफ़ी नहीं है, रेप के केस में कंप्रोमाइज नहीं हो जाता। यार आपको पता ही नहीं है, तमाम केसेस के अंदर इस तरीके से होता है कि वो प्रेशराइज करते हैं। जब कंप्रोमाइज होता है तो मुद्दई पार्टी पीछे हट जाती है, और उसके बाद अल्टीमेटली साफ ज़ाहिर है वो बंदा निकल जाता है उस केस के अंदर से, जो भी ताकतवर शख्स होता है। मैं ये रो के थक गया, और मुझे बाज़ जब मैं इस्लाम का जिक्र करता हूँ कहते हैं जी आप इस्लाम पे तनकीद कर रहे हैं। मैंने बारहा कहा कि ये गंदगी, ये गलाजत, ये बेहूदगी सिर्फ पाकिस्तान में है।
इवन अफगानिस्तान में भी इस हद तक नहीं है, सिर्फ इन 2 मुल्कों में या आप कह लें कि इंडोनेशिया बांग्लादेश में थोड़ा बहुत मसला है, लेकिन बेहूदगी का, गंदगी का ये लेवल सिर्फ इसमें है। अब दुनिया में इस्लामी ममालिक कितने हैं? तो 50 के करीब हैं। यानी कि मैं खुद कह रहा हूं कि इन 2 ममालिक में मसला है, बाकियों में इस लेवल का मसला नहीं है, तो फिर वो मुसलमान नहीं है। फिर बात यह है कि ये इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं, मजहब को इस्तेमाल करते हैं, और सिर्फ मजहब को करते हैं। मसला मजहब से ही ये हल करके ताकत हासिल करते हैं जो गलीज ताकतवर गंदे लोग हैं। और ये है, अब इसमें करना क्या है? करना यही है कि ये जो मजहबी लोग हैं, बजाय ये गुस्सा करने के, बजाय ये रालें टपकाने के, जबड़े फाड़ने के, ये सामने आकर इस चीज़ का इस्तेमाल ख़त्म करवाएं। वो उस वक्त की बात थी यार, वो मतलब जो भी उस वक्त कहा गया उसकी एक हिकमत थी, एक बनाई है। बहुत सारे लोग जो उलमा है वो बयान करते हैं कि उस दियत का एक मकसद था कि वो कबाइल की लड़ाई ना हो, ये ना। अब वो वक्त नहीं रहा। जब भी रेप होता है, ये पुलिस ने इंश्योर करना है कि क्राइम कमिट हुआ है या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो उसने आखिरी हद तक जाके कोशिश करनी है कि सजा हो। जो कोई विक्टिम की फैमिली का कोई उसका जो वारिस है, वो अगर उसके अंदर किसी भी तरह की कोई कोशिश करेगा, वो तो उसमें सरकारी प्रोसेस में इंटरवेन कर रहा होगा। वो तो खुद बेचारा विक्टिम की चाहे फैमिली से है, वो सजा का मुस्तहिक बन जाएगा कानूनी अमल को रोकने के। जब क्राइम ऑफ रेप कमिट हो गया तो आपने सजा देनी देनी है, जो भी सख्त तरीन सजा है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। इस्लाम के नाम के ऊपर ये किया जाता है, ये बात मानते नहीं है लोग। तो बहरहाल ये लाहौर के अंदर पेश आए वाक़े के हवाले से और सीसीडी के काम, उसकी कारकर्दगी के हवाले से, क्राइम रेट किस हद तक पंजाब में खौफनाक हद तक बढ़ा, शायद तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है इस वक्त। खुसूसन क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो हैं और मर्डर जो हैं और डिकेटी जो हैं, इन्हीं के खिलाफ ये सारा कुछ किया गया था। एक्सट्रीम पे है हर चीज़। और आप ये देखें कि इस्लाम का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। कल फिर आपसे मुलाकात होगी।